मैं गणपत का आपका स्वागत करता हूँ हिंदी व्याकरण क्लास में। कल हमने बात की थी कि भाई पीएसआई के सिलेबस में क्या कुछ आएगा। आज हम पहले अध्याय पे बात करेंगे संधि। पहला अध्याय हमारा जो रहेगा वो रहेगा संधि। क्या है संधि का व्यवहारिक अर्थ? अगर हम देखें तो संधि का व्यवहारिक अर्थ होता है समझौता। व्यवहारिक जीवन में अगर संधि का अर्थ देखें तो समझौता। व्यवहारिक जीवन में जो संधि का अर्थ होता है वो होता है समझौता। लेकिन व्याकरण में संधि से तात्पर्य जो लिया जाता है वो होता है मेल। संधि का क्या तात्पर्य लिया जाता है? व्याकरण में अगर तात्पर्य देखें तो मेल। संधि दो या दो से अधिक वर्णों में, संधि दो से अधिक वर्णों में, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल है। अधिक वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों का, जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलेंगे परस्पर तो उनमें क्या ध्वनि विकार उत्पन्न होगा। इस ध्वनि विकार को ही हिंदी में क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जो मेल हो रहा है दो या दो से अधिक वर्णों में, उनके कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे देखिए हिमधन आल्य, हिमधन आल्य। संधि हमेशा प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द है उसके अंतिम वर्ण। संधि में हमेशा प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है, या अंतिम वर्ण क्या है? मैं है। अंतिम वर्ण क्या है? मैं है। और दूसरे शब्द का वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। हिंदी में संधि हमेशा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मध्य होगी। किसकी है? स्वर किसका लगा हुआ है? ए का। ए और आ मिलके क्या बनेगा? अब एक नया वर्ण बनेगा। दो वर्ण परस्पर, दो वर्ण मिल रहे हैं तो इन दोनों वर्णों के में जो एक नया वर्ण बन रहा है वो कौन सा बनेगा? एक नया वर्ण बनेगा आ। हिम, मैं का स्वर निकलते मैं आ गया। अब जो हमारे पास नया वर्ण बना है वो हम प्रथम शब्द में, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जोड़ेंगे आ। दूसरे शब्द में क्या बचा है? आ तो गया, बचा क्या? ले। शब्द क्या बना? हिमालय। या जो ध्वनि विकार, देखिए जो बात हम कर रहे थे, ध्वनि विकार क्या होता है? हिमालय। जहां कोई भी शब्द को बोलते समय थोड़ा बहुत रुक रहे हैं वो क्या है? ध्वनि विकार है। ज्यादा समय के लिए नहीं रुकेंगे, हल्का सा बोलते समय आपको पता चलेगा कि हाँ या हम रुक रहे हैं, वही हिंदी में ध्वनि विकार कहलाता है, हिमालय। और जहां ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है वहीं से संधि का विच्छेद हो। तो हमने बात क्या की कि व्यवहारिक जीवन में संधि का अर्थ समझौता होता है और व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। दो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होगा उसे ही संधि कहते हैं। जैसे देखिए संधि में क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण परस्पर मिलेंगे। इनके मिलने से, दोनों वर्णों के मिलने से एक नया वर्ण बना। नए वर्ण के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होगा वही संधि कहलाएगा। संधि के लिए पहली शर्त क्या होती है? संधि के लिए पहली शर्त होती है कि दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। पहली शर्त यह है क्या? कि दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। सार्थक का अर्थ होता है अर्थ होना चाहिए उनका, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में भी संधि उनके मध्य होती है जिनके दोनों के अर्थ हो या दोनों से कुछ उद्देश्य की प्राप्ति होती हो। अब यहां देखिए पहला शब्द कौन सा? हिम। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। और आल्य, आल्य आवास आगार, इनका अर्थ होता है निवास, रहने की जगह। तो हिम धन आल्य, या हिम का अलग अर्थ है बर्फ है, आल्य का अर्थ निवास है। हिम निवास बन रहा है। वर्णों के परस्पर मेल से जो तीसरा शब्द बन रहा है इसका भी अपना अर्थ है। तीनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है। एक भी इनमें से निर्थक शब्द होता तो उनके मध्य संधि नहीं होती। कई बार क्या होता है हिंदी में संधि नहीं होती, संयोग भी होता है। संयोग भी होता है। संयोग जहां होगा वह संधि नहीं होगी। और अधिकतर शब्दों में संधि होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक शब्द में संधि हो। संधि के लिए सबसे मुख्य बात जो आपको ज्यादा परिभाषाएं हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है?
संधि कहलाता है। पहली शर्त कौन सी है? दोनों शब्दों का सार्थक होना। दोनों शब्द सार्थक होंगे तभी उनके मध्य संधि होगी। अब संधि शुरू करने से पहले संधि की जो सामान्य जानकारी है कौन कौन सी है? सामान्य जानकारी देखिए, संधि के भेद कितने, क्या शर्तें होंगी संधि कर विच्छेद करने की, ज्यादा विच्छेद पे जो नहीं। हमारे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में या कोई भी अन्य एग्जाम हो, संधि का प्रश्न हर एग्जाम में आता। पिछली सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 6 प्रश्न आए थे, तो इस बार भी 6 या 7 प्रश्न का रहेगा वेटेज इनका। सबसे पहले देखिए, हिंदी में संधि होती कितने प्रकार की? संधि के 3 प्रकार होते हैं। हिंदी में संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कितने हैं संधि के? 3 प्रकार है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होगा? स्वर का जो मेल होगा स्वर से होगा। स्वर संधि क्या होगा? स्वर का मेल किससे होगा? स्वर संधि से। व्यंजन का मेल स्वर से भी होगा और व्यंजन का मेल व्यंजन से भी होगा। और व्यंजन स्वर का मेल किससे होगा? व्यंजन से। 3 शर्तें रहेगी इस व्यंजन संधि की, कि व्यंजन का मेल स्वर से भी होगा और व्यंजन का मेल स्वर से भी होगा और व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा और स्वर का मेल व्यंजन से होगा। विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग का मेल किससे होगा? स्वर और व्यंजन दोनों से। विसर्ग का मेल स्वर से भी होगा और विसर्ग का मेल व्यंजन से भी। स्वर संधि में तो धन से पहले स्वर होगा और धन के बाद में भी स्वर होगा। व्यंजन में धन से पहले व्यंजन भी हो सकता है और व्यंजन के बाद में स्वर और व्यंजन दोनों में से कोई भी हो सकता है। विसर्ग में क्या होगा? धन से पहले तो विसर्ग ही होगा, लेकिन धन के बाद में क्या होगा? स्वर संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब मुख्य बात तो हमारे स्वर संधि में काम आएगी, जातव्य। 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। पहली बात यह कि नारी सूचक शब्दों की अंतिम मात्रा, नारी सूचक शब्दों की अंतिम मात्रा बड़ी होती है। स्वर संधि में यह काम आएगा आपके कि नारी सूचक शब्दों की अंतिम मात्रा बड़ी होती है। अंतिम मात्रा बड़ी होती है। नारी सूचक जो शब्द है उनकी अंतिम मात्रा बड़ी होगी। तो देखिए, नारी सूचक को शब्द में आपको जानकी, मही, अब समस्या ये है कि नारी सूचक शब्दों का पता कैसे चले। आपको बताया था कि पर्यायवाची हमारे लिए जरूरी है। श्री किसको कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं, अंतिम मात्रा बड़ी है। जानकी सीता को कहते हैं, अंतिम मात्रा बड़ी है। फिर मही पृथ्वी को कहते हैं। अब जब आपको पता चलेगा भाई कि नारी सूचक है या पुरुष सूचक है, इसका पता सबसे पहले देखिए, आप शब्द के आगे क्या लगाओगे? अच्छा या अच्छी। अच्छा या अच्छी। अच्छा अगर सही रह रहा है तो अच्छा, अगर किसी शब्द के आगे लगेगा वो शब्द क्या होगा? पुरुष सूचक या पुल्लिंग। अगर अच्छी सही बैठ रहा है तो कौन सा होगा? नारी सूचक या स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की अंतिम मात्रा हमेशा बड़ी होती है, 90%। भू किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। भू में देखिए ऊ की बड़ी। चमू किसे कहते हैं? सेना को। अब सेना अच्छी होगी या अच्छा? सेना अच्छी या अच्छा? सेना या अच्छा सेना? अच्छी सेना। तो सेना क्या है? स्त्रीलिंग
शब्द की अंतिम मात्रा क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखिए समूह में मात्रा बड़ी आ रही। इसी प्रकार कोई भी शब्द जैसे गिरी, ये दिखने में तो नारी सूचक जैसा लग रहा है, लेकिन गिरी किसे कहते हैं, पर्वत को कहते हैं। अच्छा पर्वत, अच्छा पर्वत होगा तो गिरी भी क्या है, मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। इसी प्रकार जैसे अच्छा कपि, कपि वानर को कहते हैं। आपको प्रायवाची आनी चाहिए, प्रायवाची आएंगे तो संधि अपने आप आने लग जाएगी। अच्छा कपि या अच्छा वानर एक ही बात है। इस प्रकार आपको अच्छा या अच्छी लगा के चेक करना है कि ये नारी सूचक है या नहीं है। अगर नारी सूचक है तो उसकी अंतिम मात्रा हमेशा बड़ी होगी। और दूसरी बात ध्यान रखनी है, उपसर्ग की मात्रा अंतिम मात्रा छोटी होती है, उपसर्ग की छोटी होती है। देखिए कौन कौन से हैं। उपसर्ग देखिए कौन कौन से होंगे जिनकी मात्राएं हमेशा छोटी होती है। अभी, अधि, अति, परि, प्रति, अनु, सु, नि, वि, पर। अभी, अधि, अति, परि, प्रति, अनु, सु, नि, वि, पर। एक औ होता है, उपसर्ग कौन सा होता है, औ। और दीर्घ संधि में जो सबसे ज्यादा दो उपसर्ग काम आएंगे वो देखिए, ए और आ। ये दोनों दीर्घ में काम आएंगे अपने कि कौन सा, कहां ए लगेगा, कहां आ लगेगा। ए का जो अर्थ होता है वो होता है नहीं और अभाव में। ए का प्रयोग क्या होता है, नहीं और अभाव। आ का से या तक, से या तक। ए का नहीं और अभाव, आ का से या तक। देखिए वापस देख लीजिए उपसर्ग कौन कौन से, अभी, अधि, परि, अति, प्रति, अनु, सु, नि, वि, पर, औ, ए, आ। और पर नहीं होता, पर और प्रा दोनों ही होते हैं वैसे, पर और परा। पूरा होता है, पूरा अवशेष। ये उपसर्ग आपको ध्यान में रखना है तो आपको स्वर संधि एकदम आसान लगने लगेगी। दो बातें ध्यान रखनी, एक नारी सूचक शब्दों की अंतिम मात्रा बड़ी होगी। नारी सूचक शब्दों का पता लगाने के लिए हमें शब्द के आगे अच्छा या अच्छी लगाना है। अगर अच्छी सही के साथ तालमेल बिठा रहा है तो नारी सूचक है, बिठा रहा है तो पुरुष सूचक है। और उपसर्ग की अंतिम मात्रा हमेशा छोटी होती है। जो उपसर्ग आपके सामने है, अभी, अधि, अति, परि, प्रति, अनु, सु, नि, वि, पर, औ, ए, आ, पर और पुरा। ये तो संधि के बारे में बेसिक जानकारी थी। संधि दो वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर मेल है। उस परस्पर मेल होने से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इन पे हम चैप्टरवार जो चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा वो शुरू कर रहे हैं। स्वर संधि, सबसे पहले जो भेद होगा संधि का वो कौन सा होगा, स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर का मेल किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। स्वर संधि, स्वर संधि में स्वर का मेल किससे होगा, स्वर से होगा। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, भेद पांच होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि,
वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और अयादी स्वर। रटना कुछ नहीं है, इनके नामों में पढ़ा कि क्या बनेगा, नाम पे गौर करना बस। इसमें बड़ा रूप बनेगा, दीर्घ स्वर संधि में बड़ा रूप बनेगा गुण। गुण का अर्थ होता है एक नया रूप आना, एक नया, इसमें नया स्वर बनेगा वृद्धि। जो नया रूप हमारे पास गुण स्वर संधि में आया उसी का वृद्धि रूप क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि में होगा। फिर यण, यण में क्या है कि स्वर न बन के क्या बनेगा, अर्ध स्वर बनेगा। फिर अयादी, अयादी में क्या होगा, अ आदि, अ आदि नाम में पढ़ा देखिए, अ आदि। अयादी जिस संधि में बनते हैं वो कौन सा होती है, अयादी स्वर संधि होती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर संधि पे। दीर्घ स्वर संधि में 3 नियम होते हैं। अ या आ के बाद अ या आए तो नया स्वर क्या बनेगा, आ। देखिए बड़ा रूप है, दीर्घ स्वर संधि है तो दीर्घ स्वर संधि में बड़ा रूप ही बनेगा। अ या आ आए तो नया स्वर क्या बना, आ। इसी प्रकार ई या ई के बाद में ई आए तो ई बनेगा। तीसरा इसका नियम है जो ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए तो बड़ा रूप क्या बनेगा, ऊ। देखिए 3 नियम है, आसान नियम है एकदम। इसमें सजातीय स्वर आते हैं, ए आ के बाद में ए और आई आएगा, न कि ई और ई आएगा। पहला नियम क्या है, ए या आ के बाद में ए या आ आए तो नया रूप क्या बन रहा है, आ बन रहा है। इसी प्रकार ई या ई के बाद में समान स्वर आएंगे, दीर्घ स्वर संधि का यही नियम है कि समान स्वर आएंगे या सजातीय स्वर आएंगे। तो ई और ई के बाद में, ई और ई के बाद में क्या आ रहा है, ई और ई तो बन क्या रहा है, ई। उसी प्रकार ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आएगा तो बनेगा क्या, ऊ बनेगा। इसके में कहीं भी आपको आ नजर आए या इन की मात्रा नजर आए या ऊ की मात्रा नजर आए, संभावना रहती है कि संधि की, दीर्घ संधि की। इसके लिए आपको पता होना हो रहा है। एक शब्द देखिए, नयन, नयन, नयन का अर्थ होता है नयन धन, इसको धन ही बोलना, नयन धन। अभिराम, पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों को जो दिक्कत है वो ये है कि अ आएगा या आ आएगा। इसके लिए आपको उपसर्ग की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अभी हमने उपसर्ग किया था, अभी होता है या अभी होता है, अभी होता है। अभी उपसर्ग है तो आ ही आएगा। नयन धन अभिराम, मैंने कहा कि प्रथम शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, न है। न में स्वर किसका है, अ का। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ है। अब देखिए नियम क्या कहता है, अ या अ मिलके क्या बनाएगा, या आ, दोनों में से कोई भी हो तो बनेगा क्या, आ बनेगा। या अ के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है, आ आएगा और क्या बना, आ बना। जैसे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से अ स्वर निकलेगा, नया आधा हो गया। ये जो हमारे पास नया स्वर बना है ये प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ही जोड़ना है, नया आधा हो गया। अब आधे नए में हम क्या जोड़ेंगे, हमारे पास नया स्वर क्या बना है, आ, तो आ जोड़ेंगे। नैना शब्द क्या बना, नैना। और दूसरे शब्द में देखिए आप एक बार, अ का स्वर निकल गया, पीछे क्या बचा, विराम, वो विराम ही लिखना, नैना विराम, नैना विराम। शब्द देखिए नैना विराम। अब यहां जो ध्वनि विकार, जिस वर्ण पे ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है आप संधि विच्छेद वहीं से करेंगे। इस शब्द को ध्यान से पढ़िए, नैना विराम, नया पर ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है। तो अब आपको जहां ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है वहां आपको ध्यान
उस वर्ण पे मात्रा कौन सी है, मात्रा कौन सी है, और जो मात्रा लगी है उसका नियम आपको आना चाहिए। अगर नियम आ रहा है तो दुनिया, अगर उसमें संधि है तो संधि विच्छेद कर सकते हैं। नयना विराम, नय में सवर किसका है, आ का है। आ हमारे पास या आ के बाद में ए या आ होगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा। यही अब हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा इन तीनों नियम पे, इनका वर्गीकरण करेंगे, थोड़ा अलग करेंगे, छोटे छोटे भागों में बांट के एकदम संधि दीर्घ सवर संधि कंप्लीट होने के बाद में अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आई है, बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो संधि जो है वो प्रैक्टिस का खेल है, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं पहले नियम पे। ए और आ के बाद में ए या आ आए तो बनेगा क्या, आ। पहली संधि हम ले रहे हैं दीर्घ और संधि। पहला ही नियम लेंगे दीर्घ सवर संधि, दीर्घ सवर संधि। पहला नियम देखिए आप, ए या आ के बाद में ए या आ आए तो बनेगा क्या, आ। थोड़ा हम इसको टुकड़े में बांटेंगे या भाग करेंगे तो आसान हो जाएगा। अगर ए के बाद में ए आए तो क्या बनेगा भी, ए के बाद में ए या आ दोनों में से कोई भी आए तो बनेगा तो आए, क्या बनेगा, आ बनेगा। सबसे पहले देखिए आपको शब्द ले रहे हैं हम यहां, जैसे रतन, धनौली, गीत धनौली, कृपा धनक्ष, सॉरी अक्ष धनस, पारधन अधीन। दूसरा नियम देखिए इसका, साथ में दो दिन चलते जाएंगे। ए के बाद में अगर आ जाए, ए के बाद में आ आएगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा। दूसरा नियम क्या है, ए के बाद में आ जाए तो क्या बनेगा, आई बनेगा। कुशधन आसन, कुशधन आसन, गर्भधन आश्य, भयधन आकुल, भयधन आकुल, सत्यधन आग्रह, सत्यधन आग्रह। अब देखिए आप, मैंने अभी आपको दो उपसर्ग बताए थे कि एक उपसर्ग होता है ए और एक आ। ए का अर्थ होता है नहीं और अभाव, नहीं और अभाव। आ का जो अर्थ होता है वो होता है से या तक, से या तक। ए का अर्थ होता है नहीं और अभाव, आ का अर्थ होता है से या तक। से या तक जो अर्थ होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला नियम जो अपने उप नियम बनाया था, ए के बाद में ए आएगा तो बनेगा क्या, आ। शब्द देखिए रतन होता है, रत्ना नहीं होता है, रत्ना गांव में किसी का नाम होता है। हिंदी में जो शब्द होता है रतन, रतन मूल्यवान आभूषण वगैरह, बंधन, धन, अवली, अवली का अर्थ एक कर्म होता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना, संधि में हमेशा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखना। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में मात्रा किसकी है, ए की है। बाद में क्या, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या, ए है। ए और ए मिलके बनेगा क्या, आ। क्या बनेगा, आ।
अब जो हमारे पास नया स्वर आया है वो स्वर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में लगाना है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या था? न। न से ए का स्वर निकला, न हलंत हो गया। अब हलंत न में न से ए का स्वर निकलते ही न हलंत हो गया। हलंत न में क्या जोड़ना है? आज जोड़ना है। शब्द क्या बनेगा? रत्ना। दूसरे शब्द में ए का स्वर निकलने से बचा क्या? वली। शब्द क्या बना? वो शब्द लिख देंगे जो बचा है, रत्नावली। शब्द क्या बचा? वली। और शब्द क्या बन गया? रत्नावली। शब्द क्या बना? रत्नावली। अब जहां ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि विकार का मतलब ऐसा नहीं टेढ़ा, जहां हम थोड़े से समय के लिए रुक रहे हैं वही हिंदी में ध्वनि विकार कहलाता है। रत्नावली न पे रुक रहे, तो हम जहां रुक रहे देखना है मात्रा किसकी है, और मात्रा जिसकी है और वो किस नियम से बन रहा है वो नियम लगा के हमें संधि विच्छेद करना है। जैसे देखिए गीत, गीत में किसकी ध्वनि है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तय, तय में ए का स्वर है। सामने दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए स्वर है। एक और विशेष बात, स्वर संधि में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वतंत्र रूप से क्या होगा? स्वर होगा। ये बात ध्यान में रखना। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए और ए मिलके क्या बनेगा? आ। जो नया स्वर बना है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जोड़ेंगे। ए का स्वर निकला, तय हलंत हो गया। हलंत तय में क्या जोड़ेंगे? आ का स्वर, गीता। दूसरे शब्द में क्या बचा? वली। शब्द क्या बना? गीतावली। क्या बना? गीतावली। अब यहां देखिए ता पे जो ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है या थोड़े समय के लिए हम रुक रहे हैं, वहां से हम संधि। अब देखिए ए का स्वर है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए और ए मिलके क्या बनेगा? आ। ए और ए मिलके क्या बनेगा? आज बनेगा। ए का स्वर हलंत हो गया। हलंत श में क्या जोड़ेंगे? आ। अक्षा। ये जो आपको नजर आ रहा है अनुस्वार या चंद्र, अनुस्वार जो नजर आ रहा है ये साथ में रहेगा, हटाना नहीं है इसको कि भैया चला गया उसके साथ ही अनुस्वार हटा दे, नहीं। ये जो नया वर्ण बना है यहां आ जाएगा अक्षांश। शब्द क्या बना? अक्षांश। इसी प्रकार पर एक उपसर्ग है, मैंने लिखवाया था, पर क्या है? उपसर्ग है। यहां दिक्कत आएगी आपको कि पर करें या प्रा करें। प्रा नहीं करना, हमें क्या करना है? पर करना है। और यहां जो देखिए अधीन होता है, अधीन होता है, इसमें भी संधि है जो अगले नियम में हम करेंगे। पर रह में स्वर किसका? ए का। आगे स्वर किसका? ए का। ए और ए मिलके क्या बनेगा? आ। तो शब्द क्या बना? परा। जुड़ेगा परा। दूसरे शब्द में बचा क्या? दिन। शब्द क्या बन गया? पराधीन। ये पहला जो नियम हमने बांटा था, पहले नियम से एक नियम बनाया था, छोटा उप नियम, रतन धनावली, रत्नावली। ए और ए मिलके क्या बन रहा था? आ बन रहा था। इसी प्रकार दूसरा नियम क्या कहता है? ए के बाद में अगर आ आए तो बनेगा क्या? आ बनेगा, आई बनेगा। अब देखिए कुश, कुश क्या है? एक घास होती है, दाब घास होती है, वही है। आसन का अर्थ क्या होता है? बैठना होता है। क्या होता है? बैठना। तो आसन नहीं होता है, आसन होता है। भाई ए का अर्थ क्या है? ए या नहीं या बा होगा। आ का अर्थ क्या है? से या तक। तो यहां ए नहीं लगाना है। यही बात ध्यान में रखनी है कि ए तो अर्थ होता है नहीं और अभाव। जब हम नकारात्मक बात करेंगे वहीं ए का प्रयोग करेंगे, वरना ए का प्रयोग ही नहीं करेंगे। कुछ सह में स्वर ए का, सामने स्वर, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ही क्या है? आ है। तो ए और आ मिलके भी क्या बन रहा है? आ बन रहा है। तरीका वही होगा, स्वर चाहे नया बने, अगले नियम में और नया स्वर बने, तरीका यही रहेगा। कोष्ठन आसन, ए और आ मिलके क्या बना रहे? आ बना रहे। अब जो नया स्वर बना है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ेगा। तो कोसा सन। अब कुछ क्या करते हैं? कोदन शासन कर देते हैं। ये उपसर्ग में होगा। अगर यही शब्द आपको उपसर्ग में पूछ ले कि इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, तो हाँ इसमें उपसर्ग कु जरूर है। उपसर्ग कौन सा है? कु। कु का अर्थ होता है बुरा।
उपसर्ग तो कौन सा है? कु का अर्थ होता है बुरा। कुशासन किसे कहते हैं? जो बुरा शासन है। इसी प्रकार अगर संधि की बात करें, संधि विच्छेद की बात करें, तो आप ऐसा मत करना कुधन शासन कर दो, ऑप्शन में होगा कुधन शासन, लेकिन आपको नहीं, संधि विच्छेद इसका इस प्रकार होगा कुशधन आसन। संधि विच्छेद क्या होगा? कुशधन आसन। और अगर बात उपसर्ग की करें तो उपसर्ग कु का अर्थ होता है बुरा, हिंदी का उपसर्ग होता है कु। फिर नेक्स्ट शब्द देखिए गर्भ। गर्भ में किसका स्वर है? भय में सामने क्या है? आ। दो बनाएंगे क्या? आई बनाएंगे। नया स्वर क्या बना? आ बना। आ का स्वर किसमें लगेगा? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ेगा जो अभी हलंत हो गया। गर्भा। दूसरे शब्द में क्या बचा है? श। शब्द क्या बना? गर्भाशय। शब्द क्या बना? गर्भाशय। भय धन आकुल। भय यह में स्वर किसका है? ए का। आकुल में क्या है? आ स्वर है, स्वयं है। ए और आ मिलके क्या बनेगा? आई बनेगा। शब्द क्या बना? भया। अब यह में आ का स्वर कुल, भयाकुल। शब्द क्या बना? भयाकुल। इसी प्रकार सत्य। सत्य होता है सत्य, किसका है? ए का। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। आग्रह होता है, आग्रह होता है, आग्रह नहीं होता, आग्रह होता है। ए और आ मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। नया शब्द क्या बनेगा? सत्याग्रह। थोड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह से पहले आधा वर्ण देके तो जल्दबाजी में यण संधि नहीं करनी है। जो ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है उसको ध्यान में रखना है। जो ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है उसको ध्यान में रखना है। सत्याग्रह, यह में तय का यह से पहले तय आधा है, लेकिन यह यण संधि नहीं है। ये आपके दो उपनियम हो गए। इसके अब तीसरा उपनियम देखिए आप कि कौन सा होगा। तीसरा उपनियम, आ के बाद में अगर ए आए तो बनेगा क्या? आ। उसी प्रकार आ के बाद में अगर आ आए तो क्या बनेगा? आई बनेगा। शर्तें वही रहेगी कि ए या आ के बाद में ए या आ आए तो आ बनेगा। देखिए अब यहां तीसरा नियम, आ के बाद में अगर ए आए, आ के बाद ए आए, सबसे मुख्य महा, मह नहीं होता है, मह कभी नहीं होता, महा होता है। महाधन अमात्य, महाधन अमात्य। मुक्ताधन आवली। और निषाधन, चलो एक विच्छेद करके आपको बताएंगे। निशांत। देखिए कि निषादन आनंद, विद्याधन, कारावास। इसकी प्रैक्टिस जो आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल जो हम जल्द ही लेके आएंगे आपके लिए, उस पे हर नियम के आपको कम से कम 50 शब्द या 60 शब्द आपको दिए जाएंगे। जितना अभ्यास आप करोगे संधि उतनी आपकी मजबूत होती जाएगी। और संधि अगर स्ट्रांग हो गई तो हिंदी भी स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए शब्द, ये पिछली सब इंस्पेक्टर भर्ती में आया हुआ था। महाधन अमात्य, अमात्य नहीं होता है, अमात्य होता है। अमात्य। महा का अर्थ क्या होता है? बड़ा। अमात्य का अर्थ मंत्री या अमा अमा उपसर्ग। अमा का अर्थ होता है पास। अमा का अर्थ क्या होता है? पास होता है। महाधन अमात्य, आ का स्वर है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण है में आ का स्वर है। आगे क्या? दो प्रथम वर्ण ही क्या है? ए है।
आ मिलके क्या, आ और ए मिलके क्या बनेगा, आ हमारे है, आ का स्वर निकलने से हलंत है में हम क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे, महा। अब यहां से आ का स्वर तो ए तो निकल गया, बचा क्या, मात्य। शब्द क्या बना, महामात्य। शब्द क्या बना, महामात्य। अब आपको थोड़ी बहुत जो दिक्कत आ रही है वो यहां आ रही है कि हमें कैसे पता चलेगा भाई आ होगा या ए होगा। तो थोड़ा बहुत आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि महा होता है, मह कभी नहीं होता, महा। इसी प्रकार मुक्ता, मुक्ता मोती को कहते हैं, मुक्ता मोती को कहते हैं। मुक्ता होता है, मुक्त नहीं होता, मुक्त मतलब छोड़ना होता है। मुक्ता धन आवली। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में किसका स्वर है, आ का। शब्द का दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए है। आ और ए मिलके क्या बनेगा, आ। जो नया स्वर बना है हमारे पास, या जो नया वर्ण बना है वो किसमें जुड़ेगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। मुक्ता तयलंत में क्या जोड़ेंगे, आ। शब्द क्या बना, मुक्ता। दूसरे शब्द में क्या बचा, वाली। शब्द क्या बना, मुक्तावली। शब्द क्या बना, मुक्तावली। अब अगर ये शब्द आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ध्वनि विकार कहां से उत्पन्न हो रहा है, और ध्वनि विकार हो रहा है उत्पन्न तो उस पर मात्रा किसकी। जैसे ये शब्द देखिए आप, मैं इसका विच्छेद करके आपको बता रहा हूं क्योंकि ये तरीका तो आपको आने लगा। जो विच्छेद करना होगा तब दिक्कतें आएगी। शब्द क्या है, निशांत। निशांत, श पे ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है, श में मात्रा किसकी है, आ की है। यहां से तोड़ेंगे, जहां आ की मात्रा लगी हुई है और ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है वहीं से तोड़ेंगे। देखिए किस प्रकार। अब आपको एक बात का तो पता चल गया होगा कि आ का स्वर है तो धन से या तो आ होगा या ए होगा, और जिस वर्ण पे मात्रा जो लगी हुई है उस, या ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है उस वर्ण को पहले लेंगे। अब एक बार मैं या तो ए का स्वर होगा या आ का। निशा, निशा का अर्थ होता है रात्रि, धन। अब देखिए बाद में धन के बाद में क्या होगा, या तो ए होगा या आ होगा। आंत होता है, आंत तो ये होती है, आंत होता है या अंत, अंत का अर्थ होता है समाप्त। या क्या आएगा, अंत आएगा, आंत नहीं आएगा, अंत। निषादन अंत, विच्छेद क्या हुआ, निषादन अंत। एक बार दोबारा देख लीजिए कि निशांत शब्द क्या था, निशांत। ध्वनि विकार कहां उत्पन्न हो रहा है, स पे, तो स जहां ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है वहीं से विच्छेद करेंगे, और जिस वर्ण पे ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है उस वर्ण को धन से पहले लेंगे। इसको धन बोलते हैं, प्लस नहीं बोलते। निशा, या तो अब धन से पहले क्या होगा, क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई, नियम क्या कहता है, धन से पहले ए और आ की मात्रा होगी। धन से पहले जो वर्ण होगा उसमें या आ का होगा, स्वतंत्र रूप से नहीं होगा। तो निषादन अंत, आ का स्वर होगा। अंत में कौन सा स्वर, कौन सा आएगा, या तो ए आएगा या आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अंत नहीं होता, अंत होता है। ये बात यहाँ किसकी कर रहा है, निशांत, रात्रि के अंत की बात कर रहा है। उसी प्रकार चौथा नियम, अंतिम नियम, जो पहले नियम का उपनियम बना है चौथा, उसका अंतिम नियम देख रहे हैं। आ या आ के बाद में, आ के बाद में आ आए तो बनेगा क्या, आ निशा। ये देखिए निशा रात्रि को ही कहते हैं। निशादन आनंद, निशादन आनंद। अब देखिए आ का स्वर है, सामने क्या है, आ स्वयं है, आ और आ मिलके भी क्या बनेगा, आ और आ के बाद में आ आए तो बनेगा क्या, आ। क्या बन रहा है, निशा। निशा में आ का स्वर है, शा में सामने आ है, आ और आ मिलके क्या बनेगा, आ। अब ये जो नया वर्ण बना है ये अंतिम वर्ण में जुड़ेगा। बचा क्या, निशानंद, निशानंद। शब्द क्या बना, निशा। इसी प्रकार विद्या, विद्या में स्वर किसका है, आल्य। आल्य में आ है, आ और आ मिलके क्या बनेगा, आ और आ मिलके क्या बनेगा, आई बनेगा। आ और आ के बाद में अगर आ आएगा तो आई बनेगा विद्या।
आ का स्वर निकलती ध हलंत हो गया। हलंत ध में जो हमारे पास नया वर्ण बना है वो जोड़ेंगे, विद्या धन। अब दूसरे में क्या बचा, ले बचा, लिख दीजिए विद्यालय। क्या बचा, शब्द क्या बना, विद्यालय। प्रथम शब्द का जो अंतिम ध था वो हलंत हो गया, हलंत ध में आ जोड़ा, आज जोड़ते शब्द क्या बना, विद्या, और दूसरे शब्द में क्या बचा, ले, विद्यालय। अब शब्द, ये एक शब्द देखिए कारावास। कारावास है, ज्यादा पता नहीं चल रहा होगा कि 3 बार आ की मात्रा की कारा। यहां देखिए, यहां जो कारावास, रै पे ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है, मात्रा किसकी लगी हुई है, आ की। तो जहां ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है उस वर्ण को हम धन से पहले लेंगे। अब कार नहीं होता है, कारा होता है, कैदी, कैदी। रै, रै पे ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा था, रै को धन से पहले लेंगे, ए या आ में से दोनों में से एक की मात्रा लगाएंगे धन से पहले लेके, या आ की मात्रा लगेगी कारा, धन के बाद में क्या होगा, या तो ए होगा या आ होगा। आवास नहीं होता है, आवास होता है। आवास, आल्य, आगार, आश्रय, ये थोड़े बहुत शब्द आपको ध्यान में रखने। काराधन, आवास, ये दीर्घ स्वर संधि का पहला नियम था जो अभी हमने किया है। अगर इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आए, क्योंकि सारा खेल किसका है, अभ्यास का खेल है। दूसरे नियम पे चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। दूसरा नियम क्या कहता है वो देखिए, ये मुश्किल है, उसके बाद में संधि में कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़ा आपको ए रखना है, ए स्वर और आ का ध्यान रखना है बिल्कुल। दूसरा नियम कहता है ई के बाद में, ई या ई के बाद में ई या ई होगा तो बनेगा क्या, ई बनेगा। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि भी मात्रा छोटी या बड़ी, वहां तक तो चल रहा था काम, यहां नहीं चलेगा। क्योंकि जिस परिवेश या वातावरण से हम आते हैं, जिस क्षेत्र से, वहां हमें मालूम नहीं होता कि छोटी ही आएगी या बड़ी। तो देखिए मैं कुछ शब्द आपको लिखवा रहा हूं जिनमें हमेशा बड़ी की मात्रा होगी। ये बड़ी वाले शब्द है, बड़ी वाले 7 शब्द है। ईक्षक, देखने वाला, ईक्षण, ईश, स्वामी को कहते हैं, ईक्षा, इच्छा, ईक्षित, सॉरी ईक्षा देखना, ईक्षित, ईप्सा इच्छा, ईश्वर स्वामी होता है। ये 7 शब्द हैं जिनमें बड़ी की मात्रा होगी। उसके अलावा कोई भी आपको शब्द नजर आए वहां छोटी की मात्रा होगी। ये हमारे काम आएंगे धन के बाद। धन से पहले आपको किस प्रकार पता चलेगा कि मात्रा छोटी होगी या बड़ी। तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि नारी सूचक शब्दों की अंतिम मात्रा बड़ी होती है और उपसर्ग की मात्रा क्या होती है, छोटी होती है। देखिए हम उपनियम आज करेंगे, बाकी कल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप इसकी चर्चा करेंगे इसके बारे में। छोटी के बाद में ई आए तो ई, इसी प्रकार ई के बाद में अगर ई आए तो भी ई बनेगा। आदिधनी, आबिधनी, रविंदर, अधीक्षक, आदिधनिक्षक, आदिधनिक्षक, मुनीश्वर, मुनिधनीश्वर, परीक्षक,
जो क्लियर होनी है वो इतने शब्दों में हो जाएगी आपकी। मैंने कहा कि उपसर्ग की मात्रा छोटी होती है और नारी सूचक शब्दों के यहाँ ये 7 शब्द इच्छा, ईक्षण, इच्छा, इक्षित, इप्सा, ईश्वर, इनमें हमेशा बड़ी की होगी, लेकिन ये धन से बाद में काम आएंगे। धन से पहले जो 2 नियम बात हमने याद रखने के लिए की थी कि भाई जो नारी सूचक शब्द होते हैं उनकी अंतिम मात्रा बड़ी होती है और जो उनकी अंतिम मात्रा छोटी होती है। यहां देखिए अधि, अधि क्या है? अधि उपसर्ग है, तो देखिए अधि में मात्रा क्या है? छोटी है ई, और सामने क्या है? ई है। दोनों मिलके बनेगा क्या? ई बनेगा। ध से ई की मात्रा निकलते ध हलंत हो गया। अब हलंत ध में विच्छेद और मिलन हो इसी प्रकार करेंगे। विच्छेद हम जो पिछले नियम में किया था वही कर उसी प्रकार करेंगे। आदि ई की मात्रा निकलती ध हलंत हो गया। हलंत ध में जो नया शब्द जुड़ा है वो लिखेंगे आदि। दूसरे शब्द में बचा क्या है? न अधीन। क्या बना? अधीन। इसी प्रकार देखिए अभी ई की मात्रा है, सामने क्या है? ई है, बड़ा ई या ई की मात्रा निकलती बै हलंत हो गया। हलंत बै में क्या ई जोड़ेंगे अभी। दूसरे शब्द में बचा वो लिख दीजिए अभिष्ट। शब्द क्या बना? अभिष्ट। इस नियम की पहचान क्या है? जहां भी शब्द में आपको बड़ी ई की मात्रा नजर आए वहां दीर्घ संधि हो सकती है। देखिए नेक्स्ट शब्द रविंद्र। अब जो ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है वो कहां हो रहा है? रविंद्र। वह पे ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है। वह पे मात्रा किसकी? मात्रा का ध्यान रखना है कि जहां ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है उस वर्ण पे मात्रा किसकी है? यहां देखिए मात्रा किसकी है? ई की है, तो यहीं से तोड़ेंगे। जहां ध्वनि विकार में जो मात्रा लगी हुई है वही नियम लगाएंगे। धन से पहले क्या आएगा? ई या ई का स्वर आएगा। रावि। रावि सूर्य को कहते हैं। रवि सूर्य को कहते हैं। तो अच्छा सूर्य या अच्छी सूर्य? अच्छा सूर्य। नारी सूचक शब्द नहीं, मात्रा कैसी होगी? छोटी होगी। रवि धन। अब देखिए नंदर बच रहा है शब्द की एक बार छोटी लगानी है आपको। पहले क्या इंदर उन शब्दों में है? बड़ी ई वाले 7 शब्द लिखे उनमें इंदर शामिल है? नहीं, तो मात्रा छोटी होगी। अगर शामिल होगा तो मात्रा बड़ी होगी। धन से पहले जो ध्यान रखना था आपको कि नारी सूचक शब्द है या उपसर्ग है। उपसर्ग है तो मात्रा हमने यहां छोटी की है, लेकिन अगर नारी सूचक शब्द है तो मात्रा बड़ी होगी। यह मात्रा नारी सूचक शब्द नहीं है। रवि। रवि सूर्य को कहते हैं। अच्छा सूर्य या अच्छी सूर्य? अच्छा सूर्य। नारी सूचक नहीं है तो अंतिम मात्रा कैसी है? छोटी है। और बाद में इंद्र। इंद्र में भी ई छोटी होती है। फिर देखिए अधिधन इक्षक स्वर है, सॉरी उपसर्ग है। उपसर्ग में अंतिम मात्रा छोटी होती है। सामने ई बड़ी है। ई और ई मिलके क्या बनेगा? बड़ी ई। अब देखिए ध से ई का स्वर निकलते ध हलंत हो गया। हलंत ध में जो हमारे पास आदि शक क्या होगा? अधीक्षक। शब्द क्या बना? अधीक्षक। नहीं लगी हुई है ए के अलावा, एक ही मात्रा लगी हुई है बड़ी। जहां बड़ी हो वहां दीर्घ स्वर संधि हो सकती है। मुनि। मुनि किसे कहते हैं? ऋषि को। मुनि किसे कहते हैं? ऋषि को। अच्छा ऋषि या अच्छी ऋषि? अच्छा ऋषि। तो देखिए जहां नारी सूचक शब्द नहीं हो मात्रा छोटी आ रही है, एक दो अपवाद को छोड़कर। ई ईश्वर। ईश्वर यहां शामिल है। इन 7 शब्दों में मात्रा बड़ी होगी। ई और ई मिलके क्या बन रहा है? ई बन रहा है। जैसे ही ई की मात्रा निकली न हलंत हो गया। हलंत न में हमारे पास जो नया वर्ण बना है वो जोड़ेंगे। मुनि। मुनि। दूसरे शब्द में जो बचा वो लिख दीजिए मुनीश्वर। शब्द क्या बना है? मुनीश्वर। अब जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनको पता है कि भाई आएगा तो ईश्वर, मुनिधन ईश्वर होगा, लेकिन ईश्वर में मात्रा छोटी होगी या बड़ी। तो इसकी समस्या मैंने हल कर दी है कि ये 7 शब्द आपको याद रखने। अगर ये आपको आएंगे तो दीर्घ संधि के दूसरे नियम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए परीक्षा। परीक्षा
ध्वनि विकार कहां उत्पन्न हो रहा है? रै पे। जहां ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है उस पे मात्रा देखेंगे किसकी लगी हुई है? ई की लगी हुई है। नियम क्या कहता है? अगर ई की मात्रा होगी तो धन से पहले ई या ई होगा और धन के बाद में स्वतंत्र रूप से आएगा पर। अब मात्रा या बड़ी, धन से पहले मात्रा तो ई की होगी लेकिन छोटी या बड़ी? परी उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, और उपसर्ग की हमेशा छोटी होती है। परी धन। अब धन के बाद में स्वतंत्र रूप से ई आएगा, ई छोटी होगी या बड़ी? देखिए ईक्षा, ईक्षा का अर्थ क्या होता है? देखना। ईक्षा देखिए बड़ी ई की मात्रा है। परिधन ईक्षा, परिधन ईक्षा क्या बना? परीक्षा बना। ये संधि के हमने दो उपनियम किए हैं, दो और उपनियम है जो अभी कर लेते हैं, बाद में कल तीसरा नियम हम शुरू करेंगे। देखिए तीसरा नियम क्या है? ई के बाद में ई आएगा तो ई के बाद में ई आएगा तो भी ई बनेगा। शब्द देखिए फणी नर सुधी धनिंदर महतीच्छा, महतीच्छा और नादीधनीश्वर श्रीधनीश और सचिन। एक इसमें सचिंदर को जानकीश। देखिए ध्यान से देखिए यहां क्या हो रहा है। तीसरा उपनियम क्या कहता है? ई के बाद में ई बनेगा तो बड़ा ई बनेगा। फणी, फणी सांप को कहते हैं। ये मैंने कहा था ना, अपवाद स्वरूप कोई शब्द की मात्रा बड़ी हो सकती है। ई इंद्र में मात्रा छोटी होगी, बना क्या? ई बना। अणे से ई की मात्रा निकलते ही अणे हलंत हो गया। हलंत अणे में हमें जो नया वर्ण बना है वो जोड़ना है। फणींदर शब्द क्या बना? फणींदर शब्द क्या बना? फणींदर। उसी प्रकार सुधी, सुधी किसे कहते हैं? याद को। सुधी याद को कहते हैं। अच्छी याद या अच्छा याद? अच्छी याद। मात्रा बड़ी है, ई बाद में ई आया है, ई हो जाएगा। ई के बाद में ई आएगा तो ई बनेगा। ई की मात्रा निकलते ही ध हलंत हो गया। हलंत दह में जो नया वर्ण बना है वो जोड़ेंगे। सुधी इंदर शब्द क्या बना? सुधिंदर। महतीच्छा, तय पे बड़ी की मात्रा है, महतीच्छा। यहां ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है, तय जहां ध्वनि विकार से विच्छेद करेंगे। महती, महती का अर्थ होता है बड़ी, बड़ी आएगी मात्रा। महती का अर्थ होता है बड़ी, महती। अब धन के बाद में क्या आएगी? या तो छोटी या बड़ी। इच्छा में कौन सी होगी? देखिए इच्छा इसमें शामिल नहीं है तो छोटी होगी। महती धन इच्छा, महती धन इच्छा। उसी प्रकार सचिंद्र, सची किसको कहते हैं? सची कहते हैं इंद्र की पत्नी को। मैंने कहा था नारी सूचक शब्दों की मात्रा बड़ी होगी। सचिंद्र चय बड़ी की मात्रा है, यहीं से तोड़ेंगे। धन से पहले लेंगे चय को। सची बड़ी की मात्रा होगी क्योंकि ये इंद्र की पत्नी है, नारी सूचक होगा सची। अब इंद्र क्या होगा? इंद्र में मात्रा छोटी होगी। इंद्र में मात्रा क्या होगी? छोटी होगी। अब सची है, सूची है, ये शब्द युग में आपके काम आते होंगे कि सची। इनका कंफ्यूजन रहता है कि भाई सची, एक सची होता है। ये सची क्या है? इंद्र की पत्नी है। क्या है? इंद्र की पत्नी है। दूसरा एक सूची होता है। सूची क्या होता है? सूची, सूची का अर्थ होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। सूची होता है जिसका अर्थ होता है नामावली।
बनाते हैं ना कि भाई हमने सूची बना ली है, सूची का अर्थ होता है नामावली, और एक सूची होता है सुई। ये कंफ्यूजन करेंगे आपको हल्का हल्का, यहां सूची सुई। देखिए दो तालव्य से शुरू हो रहे, दो दंत्य से। सची, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सची इंद्र की पत्नी। सूची शुद्ध होता है ना, ये देखिए शुद्ध से, शुद्ध वाला आ रहा है, तालव्य से, शुद्ध में ही तालव्य से होता है, और सूची में भी कौन सा तालव्य से। सूची और शुद्ध का अर्थ क्या होता है? पवित्र होता है। तो इस सूची का अर्थ क्या होगा? पवित्र। ये सूची क्या होगा? इनमें दोनों में फर्क देखिए, एक सूची है, एक सूची है। सूची सूची, यहां देखिए बड़ी की मात्रा, यहां भी बड़ी की। नामावली, एक सूची नामावली और सूची सुई, इनका फर्क ध्यान में रखना। सच्ची इंद्र की पत्नी है, शुद्ध तालव्य में भी, शुद्ध में तालव्य से होता है, और पवित्र में भी सूची तालव्य से। सूची पवित्र, सूची सूची सुई। इसी प्रकार देखिए ई के क्या, ई बनेगा नदी। अब आपको पता कैसे चलेगा नारी सूचक है या पुरुष सूचक है? तो नारी सूचक के आगे आपको अच्छी लगाना है। अच्छी नदी या अच्छा नदी? अच्छी नदी भी शब्द नारी सूचक है, तो मात्रा कैसी है? बड़ी है, ई। अब ईश्वर में तो आपको पता है मात्रा बड़ी होती है हमेशा, ई। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? नया वर्ण क्या बन रहा है? ई बन रहा है। द से ई का स्वर निकलती, दयालंत हो गया। द शब्द क्या बना? नदीश्वर। शब्द क्या बना? नदीश्वर। क्यों? क्योंकि ई का यहां से ई निकलेगी तो बचेगा क्या? दूसरे शब्द में शौर्य बचेगा, नदीश्वर। इसी प्रकार श्री, श्री किसको कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं। ईश, श्री कौन है? विष्णु है, या बड़ी की मात्रा है, सामने इसमें ही बड़ी होती है। ई और ई मिलके क्या बनेगा? ई, श्रय से ई की मात्रा निकलती, श्रय तो श्रय में ई जोड़ेंगे, श्री। दूसरे शब्द में क्या बचा? शब्द क्या बना? श्रीश। अब ईश का होता है, श्री का स्वामी कौन है? विष्णु है। श्रीश किसे कहा गया? विष्णु को, और श्री लक्ष्मी को। अब देखिए शब्द जानकी, क्या है? जानकी। बड़ी की मात्रा कहां लगी हुई है? कै पे। कै को लेंगे हम धन से पहले, और आपको देखना है कि ये कहीं उपसर्ग तो नहीं है, कहीं नारी सूचक शब्द तो नहीं है। अगर नारी सूचक है तो मात्रा बड़ी होगी, वरना पुरुष सूचक और उपसर्ग दोनों में मात्रा अधिकतर छोटी होती है। जानकी, जानकी किसे कहते हैं? सीता को कहते हैं। सीता एक नारी सूचक शब्द होगा। तो जानकी, जहां कह पे ई की मात्रा लगी हुई है वहीं से विच्छेद करेंगे, शब्द बनेगा जानकी। बड़ी की मात्रा होगी। अब बचा क्या? स। आपको पता है अगर इस तरफ ई होगा तो धन के बाद में भी क्या होगा? ई होगा। अब छोटा होगा या बड़ा, ये पता चलेगा। इसमें मात्रा कौन सी होती है? बड़ी की होती है। इसमें मात्रा बड़ी की होती है, ईश। विच्छेद क्या होगा? विच्छेद होगा जानकी धन ईश। आज क्लास में इतना ही।